हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मनीष हियर। वेलकम टू डेमोक्रेटिक डिप्लोमेसी। देखिए, आजकल तो चल रहा है, आपने देखा ही होगा, स्लोगन चल रहा है, ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, ब्राह्मण तेरी कब्र खोदेगी, पता नहीं क्या ब्ला ब्ला। नॉर्मली मतलब प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर तो आजकल बोलते हैं, बट डॉक्टर्स स्टिल यू नो बोलते नहीं इन सब्जेक्ट्स पे। सो कॉल्ड बड़े सॉफ्ट लोग माने जाते हैं, बट इन चीज़ों पे सोसाइटी का क्या सोच है, ये रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। बिकॉज़ हम लोग साइलेंट रहते हैं, इसलिए ये सारी गलत चीज़ें सोसाइटी में होती रहती हैं, और लोग मान के चलते हैं कि जो सभ्य लोग होते हैं उनका अपना विचार जो होता है वो प्रकट ही नहीं कर पाते। तो सोसाइटी क्या सोचती है इन चीज़ों के बारे में, ये सामने आना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो ये मोदी साहब भाई साहब ने आजकल किया है कांड, उसके बाद ये सारी चीज़ें चल रही, ये इतना वाइडली स्प्रेड हो गया है जब से अजीत ने ये सब कुछ किया है। अजीत भारती की बात कर रहा हूँ मैं। तो हर घर में ये बातें हो रही हैं कि क्या चीज़ें हो रही हैं। तो ब्राह्मणवाद से आज़ादी, और सबसे मुझे अच्छी चीज़ पहली बार लगा, ये देश अब शायद ये स्टेज में पहुँच गया है कि ये रिकॉग्नाइज़ कर रहा है कि ब्राह्मणों ने क्या सैक्रिफाइसेस इस देश के लिए दिए हैं। मतलब इमेंस। आज ये देश अगर है तो उनमें बहुत बड़ा, हालाँकि सभी वर्गों का योगदान है, ये नहीं। अगर मैं पुरातन सभ्यता संस्कृति की बात करूँ, हज़ारों साल पुरानी, हज़ारों साल या साल, आई थिंक अगर मैं बोलता हूँ तो मैं गलत बोलता हूँ। क्योंकि जो सनातन सभ्यता संस्कृति है, जो सनातन के स्क्रिप्चर्स हैं, वो ये बताते हैं कि करोड़ों साल से ये धरती है, और हमारी सभ्यता संस्कृति इतनी रिच है कि ये कितने ही युगों से है, कितनी बार द्वापर, त्रेता, सतयुग आए और कलयुग ये चले गए। मतलब सतयुग, द्वापर, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग आए और गए। इसमें बहुत स्टोरीज़ भी है। राम की अंगूठी गिर जाती है, एक बंदर जाता है तो पहाड़ खड़ा होता है वहाँ पे, बोलते हैं कि आप इनमें राम की अंगूठी चुन लीजिए। तो वहाँ तो टनों राम की अंगूठियाँ पड़ी हुई है, तो बोलते हैं इसमें राम की अंगूठी कौन है? तो बोलते हैं कि सारे राम की ही अंगूठी है। दैट मीन्स बताता है कि राम कितने बार आए और गए, मल्टीपल अवतार का कंसेप्ट है, मतलब राम ही कितने बार अवतरित हुए। इससे ये पता चलता है कि ब्रह्मांड कितने दिनों से है और कितनी पृथ्वी है। जो मल्टीवर्स का जिसको कॉन्सेप्ट नाउ इट इज़ व्हाट वी आर सेइंग नाउ, द साइंटिस्ट आर सेइंग, हमारे सनातन संस्कृति में ये मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट आज से नहीं, कितने मतलब हज़ारों साल से हम लोग जानते हैं। ब्राह्मणों का योगदान, आज ये लोग साइंस पढ़ के ये बताते हैं भाई, कब इक्लिप्स होगा, कब लूनर होगा, कब क्या होगा। हमारे यहाँ नवग्रह की पूजा पता नहीं कितने दिनों से होती है, और ब्राह्मणों का योगदान तो अप्रीतम है। मतलब कि जी लोग कहते हैं ना, ब्राह्मणवाद हो बर्बाद। ब्राह्मणों की सेवा ये समझिए कि हज़ारों साल से, लाखों साल से भारतीय सभ्यता संस्कृति है। और ब्राह्मण पढ़ाने के बदले में क्या लेते थे? वो वो माँगते भी नहीं थे, वो भीख माँगते, ताकि समाज को ये एहसास हो कि समाज ने कुछ दिया है। ब्राह्मण उनके बच्चों को पढ़ा के एहसान नहीं कर रहे हैं। आप समझिए कितनी बड़ी बात है कि एक तो वो बच्चे को पढ़ा रहा है, वो चाहे तो कह सकता है कि मेरी फ़ीस इतनी है, आपको देना पड़ेगा, जैसे कि आजकल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में होता है। और वो जाता है, कहता है नहीं, भिक्षा दे दीजिए मुझे। समझ रहे? कितनी हाई स्टैंडर्ड की मोरालिटी है उस व्यक्ति की, और उसको ये लोग बोल रहे हैं ब्राह्मणवाद हो बर्बाद। देख लो आज का एजुकेशन सिस्टम। आज गरीब आदमी पढ़ा नहीं सकता है अपने बच्चों को, और सरकारी सिस्टम में क्या पढ़ाई होती है, ये किसी से छुपा नहीं है। सरकारी सिस्टम में अगर बच्चा पढ़ गया तो हज़ार में क्या, लाख में 1% चांस है कि वो लायक बने। मतलब 100 में 99.99% चांस है कि वो नालायक ही बनेगा। वो भीख ही माँगेगा, समाज पे बोझ ही होगा। आज ये स्थिति हो गई है। और जबकि आज से 25-30 साल पहले जब हम लोग पढ़ा करते थे स्कूल में, 30 साल पहले, 35 साल पहले, तो ये देखिए कि हम लोग गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ के आए हैं। और ये रिजर्वेशन आने के बाद कैसे आप जो बड़े बुजुर्ग होंगे जो मुझे सुन रहे हैं, उनको ये एहसास हो रहा होगा कि आज से 30-40 साल, 50 साल पहले कैसी पढ़ाई थी और आज कैसी पढ़ाई हो गई है। साइंस में इतना बड़ा योगदान है कि पूरी दुनिया की रिसर्च आज भी इंडियन स्क्रिप्चर्स को पढ़ के होती है। इसमें कोई डाउट मत रखिएगा। आज भी जो कॉस्मिक डांस है शिवा का, ठीक है, जिसको सन रे लेबोरेटरी में खोजा गया, उसमें जो गॉड पार्टिकल है, हिग्स बोसॉन जिसको बोलते हैं, वो हमारे इंडियन साइंटिस्ट के नाम पे ही है। वो भी ब्राह्मण ही थे।
जिसको बोलते हैं ब्राह्मणवाद हो, किस चीज़ को बर्बाद, किस ऐसी कौन सी भारत में चीज़ है जिसमें ब्राह्मणों का योगदान नहीं है? और वो मांगते क्या थे? वो राजा को और किसी गरीब के बेटे को बराबर मानते थे, बराबर पढ़ाते थे और सबको एक जैसी जीवन शैली। सोचिए उस स्कूल से जो निकला होगा, पुराने वैदिक काल की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ से अगर कोई सैनिक बनेगा, वो सैनिक भीख माँग के अपने आजीविका चलाता रहा है गुरुकुल में, क्या वो अत्याचार कर सकता है कभी उस समाज पे जिस समाज ने उसको भीख दिया होगा? किस स्टैंडर्ड की पढ़ाई होती होगी? आप इमेजिन कर सकते हैं, किस चीज़ में नहीं है। एस्ट्रोनॉमी हमारे यहाँ हमारे देश में बनी। हमारे देश में आज से हज़ारों लाखों साल पहले ये पता था कि सन अपनी एक्सिस पे घूमता है, धरती अपनी एक्सिस पे घूमती है। पाई का आविष्कार हमने किया, पॉइंट दशमलव का आविष्कार हमने किया, ज़ीरो का आविष्कार हमने किया, नेगेटिव जो होते हैं मतलब -1 -2 उसका आविष्कार भारतीय ब्राह्मणों ने किया। पाणिनि ने पूरी ऐसी ग्रामर बनाई जो आज भी आज आज की दुनिया में सबसे अच्छी जो लैंग्वेज मानी जाती है और तब भी कहते थे देववाणी। संस्कृत वो लैंग्वेज है जो कि आज के कंप्यूटर में सबसे बढ़िया एल्गोरिदम उसी का फिट होता है। और एक बात मैं तो मैक्सिलोफेशियल सर्जन में आपको बता दूँ, दाँत के डॉक्टर जबड़े बनाते देखा होगा और वो बोलते हैं कि संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जो जबड़ा लगाने के बाद अगर वो बोल पाता है, इसका मतलब ये है कि आपका जो डेंचर बना है वो प्रिसाइज़ बना है। आप अंदाज़ा लगाइए हमारे साइंस का। और वो ब्राह्मण क्या पहनता है? एक धोती फटी हुई पहनता है। कहाँ ब्राह्मण अमीर कभी रहा है? सिर्फ़ समाज को क्या दिया? उस समाज से उसने क्या लिया है? न ज़मीन, न जायदाद, न कुछ। और ऐसे लोगों को ये लेफ्टिस्ट बोलते हैं ब्राह्मणवाद हो बर्बाद। ये पूरी दुनिया के लोगों से पैसे लेके पैसे पे पलने वाले ये परजीवी अपने देश की सभ्यता और संस्कृति को बर्बाद करने पे तुले हुए। लेकिन एक बात मुझे अच्छी लगी, वो जो लड़की बोल रही थी ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, और सबसे अच्छी चीज़ क्या थी, वो लड़की ब्राह्मण नहीं है जैसा मुझे पता चला है। ये मुझे बहुत संतोष देता है कि हजारों साल से जो ब्राह्मणों ने इस देश को दिया है, अब ये देश धीरे धीरे रिकॉग्नाइज कर रहा है। और साइंस के और मेरिट के बर्बाद होने का क्या परिणाम है अब देख रहे हैं। आज रिजर्वेशन के चलते क्या हो रहा है, कैसे-कैसे नालायक लोग टीचर बन रहे हैं, प्रोफ़ेसर बन रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं। एक गलत टीचर 4 पीढ़ियाँ बर्बाद करता है। आप समझिए, इससे नुकसान किसका हो रहा है? जो व्यक्ति किसी पोस्ट पे जाके एक प्रोडक्टिविटी ला सकता था, उससे देश और समाज बढ़ता, उससे और 100 लोगों को रोज़गार मिलता, वो व्यक्ति नॉन प्रोडक्टिव हो गया, उससे कितने लोगों का रोज़गार छिन गया आप समझिए। रिज़र्वेशन अगर देना है तो आप गरीबी के आधार पे दो और एक एक डिपार्टमेंट बना दो प्रिसाइज़ली कि किसी भी जाति का आदमी और गलत तरीके से रिज़र्वेशन लेता है, उस पे कड़ी कार्रवाई हो, ताकि ये देश और समाज आगे बढ़ सके। पर ये नेता क्या चाहते हैं? इनकी लालच ने सोचिए हमारे यहाँ साइंटिफिक टेम्परामेंट तब ज़्यादा था जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे। हमारे यहाँ पटना साइंस कॉलेज या मेरे यहाँ जो आरा में जो मैं रहता हूँ वहाँ का जैन कॉलेज, यहाँ इन छोटी-छोटी जगहों पे साइंटिफिक रिसर्च हुआ करती थी। और आज डीयू और जेएनयू की क्या हालत है आपको सबको पता है। जेएनयू तो एक तरह से यूँ कहो कि देशद्रोहियों का गढ़ बन गया है। आज से 25 साल पहले लगभग मैं दिल्ली में पढ़ा करता था, तब मैं मेडिकल की तैयारी कर रहा था। मेरी फेस से उम्र कम मत सोचिएगा। तो उस समय मेरे फ्रेंड्स थे मतलब जिन लोगों के मेडिकल में सिलेक्शन नहीं हो पाते थे। सोचिए वो दौर था कि जब मेडिकल में सिलेक्शन नहीं हुआ तो जेएनयू में एमएससी में बढ़िया-बढ़िया डिपार्टमेंट में एनवायरमेंटल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस बहुत सारे स्कूल्स होते हैं वहाँ पे, आप लोगों को पता होगा जो जेएनयू से जुड़े हुए हैं। उनमें उनका एडमिशन होता था। मेडिकल में नहीं हो पाया और आज हालात ऐसे मेडिकल एजुकेशन के हो गए हैं कि 4 नंबर वाला ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में वन ऑफ द मतलब कि पीजीआई रोहतक में एडमिशन हुआ है उसका, और पीजीआई रोहतक में मेरे ही डिपार्टमेंट मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ मैं। मैक्सिलोफेशियल सर्जरी का ऑल इंडिया रैंक 2 जो मेरे से इमीडिएट सीनियर थे, उनका हुआ था एडमिशन। किस जगह से चले और कहाँ पहुँच गए हम? क्या समाज बनाना चाहते हैं? देश को किस हालत में ले जाना चाहते हैं मोदी जी आप? मतलब कांग्रेस तो है, वो तो मुझे पता था, पर बड़ी उम्मीद से आपको इस समाज ने, इस दुनिया ने, मतलब इस देश के जागरूक लोगों ने आपको वोट दिया था और इतना लालच, इतने पतित हो सकते हैं आप? ये उम्मीद नहीं थी। इसको बैकस्टैबिंग बोलते हैं और ये मेरे प्रति नहीं है। इस देश और समाज के प्रति जो गद्दारी आप लोगों ने की है और आप जो कर रहे हैं, ये देश आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। मेरा क्या है, मैं अपने बच्चे को फ़ॉरेन भेज दूँगा। मैं बूढ़ा होके पैर घिसट के मर जाऊँगा इस देश में, लेकिन मैं अपने बच्चों को बोलूँगा कि तू बाहर ही रह भाई। इस बात का मुझे दुःख रहेगा कि
मेरा बच्चा इस समाज के लिए कुछ कर नहीं पाया, मैं इस छोटी जगह में प्रैक्टिस पता है क्यों मोदी जी करता हूँ? मेरी जो डिग्री है इस जगह से बहुत ऊपर है। ताकि इसलिए कि यहाँ के लोगों को जो 40-50 हज़ार में ऑपरेशन कर देता हूँ मैं, वो अगर यही मैं पटना में कंसल्टेंसी करता हूँ, मैं तो उतनी 60-70 हज़ार चार्ज लेता हूँ, बट हॉस्पिटल्स में, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में 10-10 लाख रुपए लूटते हैं वो। मैं ये नहीं कहूँगा लूटते हैं, उनके एक्सपेंसेस बहुत होते हैं, लेकिन 10 लाख रुपए लगते हैं। आपके यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक भी मैक्सिलोफेशियल सर्जन नहीं है, एक भी न्यूरो सर्जन नहीं है, एक भी कार्डियोथोरेसिक सर्जन नहीं है। 40 लाख की आबादी है इस जिले की, और ये जो बढ़ के आ रहे हैं वो क्या करेंगे? बेसिक तक नॉलेज नहीं है इनको। क्या चाहते हैं? उनसे हत्याएं कराना चाहते हैं आप? और ऐसी समाज बनाना चाहते हैं, ब्राह्मणवाद हो बर्बाद करके। ब्राह्मणों ने जिस देश को किया है, आप गिनते गिनते थक जाएंगे मोदी जी। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं गर्व करता हूं, मैं ब्राह्मणवाद जिंदाबाद कहता हूं, लेकिन ये इसलिए गर्व नहीं है कि मैं ब्राह्मण हूं, इसलिए कि मेरे पुरखों ने वो किया है। दधीची ने इस समाज के लिए हड्डियां दान कर दी, और मैं भी आज वही कर रहा हूँ। मैं उतना, मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन मेरी माँ ने बोला था, भोजपुरी आई डोंट नो आप लोग कितना समझ पाते हैं नहीं समझ पाते, मेरी माँ ने बोला था वो दूसरी पास है कि बबुआ जाए द पैसा कमो को कमई ह, लेकिन जहाँ जन्मभूमि बा उजा के लोग के कुछ सेवा करी है। वरना मैं दिल्ली में ही प्रैक्टिस करूँ ना तो मैं यहाँ से 10 गुना ज़्यादा कमाऊंगा। और मैं ही नहीं कहता मैं महान आदमी, मैं बहुत बड़ा त्याग कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा धर्म है, मैंने इस मिट्टी का कर्ज है मेरे पे, मुझे करना ही चाहिए, मैं कोई बहुत महान काम नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं मोदी जी? क्या इस देश के बच्चों को आपस में लड़वा के मरवाना चाहते हैं सत्ता के सुख के लिए? अरे मरना सबको है यार, किसी को 7 मन लकड़ी लगेगी, किसी को 9 मन, किसी को 11, किसी को 13 मन, जलना उसी सबको है। इस उम्र में आके इस हद तक का नीचता वाला काम, और इस देश के पीठ में छुरा भुका है आपने ये सारी चीजें करके। थोड़ी बहुत शर्म करो। मुझे लगता है कि आपके आसपास कैसे लोग हैं, ये धर्मेंद्र प्रधान, और ये, मैं ये नहीं कहता आपने देश के लिए अच्छी चीज़ें नहीं की, आपने बहुत सारी चीज़ें अच्छी की हैं, लेकिन ये चीज़ ये देश को विनाश की तरफ ले जा रही है। आप साइंस को, पढ़ने वालों को, मेहनती लोगों के साथ अगर अन्याय करेंगे तो ये देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, और वही लोग इतना बिजनेस लाएंगे, उससे सारे गरीबों का कल्याण हो जाएगा। आप क्यों जात पात में बांट रहे हो हिंदुओं को? बड़ी मुश्किल से हजारों साल लड़ के हमने इस जगह को बचाया है। कितने हमारे पुरखे कुर्बान हो गए, कितनी औरतें विधवा हो गई, कितनी माताओं ने जौहर किया। मेरा रोम रोम कांप उठता है, खड़ा हो रहा है मेरा रोम रोम सोच के कि ऐसा पाप कर्म, ऐसा नीच कर्म। भगवान आपको सद्बुद्धि दे, मैं यही चाहता हूँ। और देश के लोगों से मेरी अपील है कि खड़े हो जाइए। ये देश बहुत संघर्ष से आज़ाद हुआ है, हजारों बलिदानी हैं, और इन बलिदानी में भी सबसे ज़्यादा सामान्य वर्ग के लोग ही हैं। मैं किसी को बड़ा छोटा नहीं कह रहा हूँ, हमारे लिए शूद्र भी पूजनीय है, वैश्य भी, क्षत्रिय भी और ब्राह्मण भी। हमारा समाज तो कभी, हमारे समाज में तो शूद्र कितने ही बड़े बड़े ब्राह्मण हुए हैं। ये कौन सा संविधान है जहाँ एक बार जाति बनी तो जो जा नहीं रही? ऐसी जाति मनु ने नहीं बनाई थी, ऐसी जाति संविधान ने बनाया है, और बाकायदा ठप्पा मार के बोलती है वो कि हाँ अब तुम दलित हो। हमारे यहाँ कोई दलित नहीं था, हमारे यहाँ सभी बराबर थे, और सबको अपना चुनने का अधिकार था। भाई मुझे लगता है कि मुझसे पढ़ना लिखना नहीं हो पाएगा, मैं तो तलवार चला लूँगा, चाहो तुम क्षत्रिय हो। मुझे लगता है कि मुझे बिजनेस का अच्छा सेंस है, मुझे समझ में आता है कितना सामान लेने पे इतना सामान देना होगा, जाओ तुम बिजनेस करो। मुझे लगता है कि मैं गैया की सेवा बड़ी अच्छे करता हूँ, मुझे गैया से प्रेम है, जाओ तुम सेवा का काम करो। लेकिन वो शूद्र छोटा नहीं था। और ब्राह्मणों के लिए सजा का प्रावधान, जिस मनु की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा कठोर सजाएं ब्राह्मणों के लिए थी, सबसे ज्यादा कठिन नियम और सबसे ज्यादा कठिन दिनचर्या उनकी थी। और एक बात समझिए, अगर हमारे यहाँ ऐसा दंड विधान था कि अगर वही गलत कार्य किसी ब्राह्मण ने किया है और किसी शूद्र ने किया है, तो ब्राह्मण को शूद्र से कई गुना ज्यादा दंड दिया था, पता है आपको? वो इसलिए, सिर्फ हत्या को छोड़ के, वो इसलिए कि ब्राह्मण को मान लिया गया कि वो ज्ञानी है, और उससे उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो ये गलत काम करेगा। शूद्र को तो ज्ञानी नहीं, वो तो सेवा का काम कर रहा है, इसलिए उसको माफी थी।
वो ब्राह्मण जो सदैव कुटिया बना के कभी आज तक जो धर्म दंड का पालन किया उसने, कभी उसने कोई भी लोलुपता नहीं दिखाई, उसको गाली दिलवा रहे हो तुम यार। निष्ठा की पराकाष्ठा है। मैं उम्मीद करता हूँ इस देश के लोगों को कि देखिए, ब्राह्मणवाद बर्बाद नहीं है। जिस दिन ये इस देश से ब्राह्मण चले गए, उस देश से ये सभ्यता, संस्कृति, ये देश मिट जाएगा। कभी सुना है कि करोड़ों लोगों को ब्राह्मणों ने हत्या करवाई या किसी राजपूत ने? ये जो लेफ्टिस्ट हैं, आपको पता है ना, माओ ने 8 करोड़ लोगों को हटवाया था। 8 करोड़। किसी ब्राह्मण से बात करिएगा, कितना कोमल हृदय होता। आज तक अगर ये काम जैसे शादी करवाता है ब्राह्मण, आपने देखा होगा, नाचने वाला, बाजा बजाने वाला, वो सब लड़-लड़ के पैसे लेते हैं। कभी किसी ने ब्राह्मण ने जो शादी का मूल कार्य है, वो तो ब्राह्मण करवाता है। ब्राह्मण के बिना शादी तो संभव नहीं है, और शादी का जो मूल कार्य है और शादी के बाद क्या करना है, सबका ज्ञान ब्राह्मण देता है। और वो कितना पैसा माँगता है? आपसे माँगता ही नहीं। मैंने तो ब्राह्मणों को माँगते हुए सुना नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ भी पूजा कराने आते हैं। आज तक मेरे ब्राह्मण जो देवता हैं, उन्होंने कभी मुँह नहीं खोला मुझसे। बस मैं खुद, मुझे पता है कि मुझे कितना देना चाहिए, मैं उचित दे देता हूँ। लेकिन मैं देखता हूँ 1000, 1200, 2000 पूरी रात जग के वो काम कराता है, और बाजा बजाने वाला 50,000, 1 लाख रुपए लेता है ऑर्केस्ट्रा वाला आपसे। आजकल फोटोग्राफी में 2-2 लाख रुपए लग रहे हैं, और बोलते ब्राह्मण लूटता है। किस ब्राह्मण को आपने देखा कि उसने वो देश में सबसे ज्यादा अमीर है या लूटा? माफ करिएगा, मुझे सत्ता से तो उम्मीद नहीं, पर मुझे अभी भी उम्मीद है, शायद कुछ बदल बदल रहा है ये देश, कि इस देश की जनता इसको समझेगी कि उसको किस साजिश में ये नेता फंसा रहे हैं। और आप फोटो खिंचवाना बंद करिए नेताओं के साथ। इस देश के लिए लड़िए। इस देश को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ब्राह्मणों को छुआ, अगर ब्राह्मण चले गए इस देश से, तो याद रखिए, आपके बच्चे भूखे मरेंगे। इस बात को आप याद रखिएगा। ब्राह्मण अगर हृदय से बोलता है और ब्राह्मण का श्राप लग जाता है, तो भूमि हमेशा के लिए बंजर हो जाती है। नमस्कार।